हेलो गाइस, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बी फार्म सेकेंड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है वो आपका एल्काइल हैलाइड है। तो थोड़ा सा एल्काइल हैलाइड के बारे में जान लेते हैं, होते क्या हैं ये। तो एल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, बस इनका एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन एटम के साथ। हेलोजन एटम क्या होते हैं हमारे 17 ग्रुप एलिमेंट्स, जितने आपके ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जितने भी आपके 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो सब आपके हेलोजन होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे ब्रोमोमीथेन। ठीक है, नॉर्मल आपका एल्केन था, एल्केन का एक आपने क्या हाइड्रोजन निकाला और उसके बदले में हेलोजन अटैच हो गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एल्काइल हैलाइड का। इसके बाद आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन इनकी दो तरीके से करी जा सकती है, एक तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे और दूसरा स्ट्रक्चर पे। तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे। तो अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल हेलोजन एटम ही सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस हो रहा है तो वो होगा आपका मोनोहेलो हाइड्रोकार्बन, जैसे कि आपका एग्जांपल ये रहा ब्रोमोमीथेन। दूसरा जो इसकी सब कैटेगरी है वो है आपकी डायहेलो। तो डायहेलो में क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे दो हेलोजन एटम के साथ, जैसे आपका ग्लाइकॉल का एग्जांपल हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरे में पॉलीहेलो, मतलब दो से भी ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हो हेलोजन एटम के साथ। मैं यहाँ पे मैंने 3 का ले रखा है, लेकिन 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे आपका CCl4 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर इन्हें क्लासीफाई करा जाए तो वो भी 3 सब कैटेगरी में इन्हें क्लासीफाई करा जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी में क्या होगा, जिस कार्बन एटम के साथ आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसके साथ 3 और हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे, मतलब वो और किसी कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ा होगा। ये हो गया आपका प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में क्या होगा कि आपका हेलोजन एटम ऐसे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा जिसके साथ 2 डिफरेंट कार्बन एटम जुड़ रहे होंगे और एक हाइड्रोजन एटम जुड़ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन एटम पे, इस वाले कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम एक और हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच है, बाकी 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इसी के बाद अगर हम टर्शियरी की बात करें तो जो अब हाइड्रोजन बचा वो हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा एल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जिसके साथ 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप या 3 डिफरेंट या सेम एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। तो ये हो गया इनकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में देख रखे हैं, लेकिन अगर जनरल देखें तो क्या होता है, प्रीफिक्स हेलो इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ एल्केन। जैसे हमें हेलो प्रीफिक्स लगाना होता है, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, फ्लोरो, कुछ भी जो आपका एग्जांपल होगा। जैसे हमने ब्रोमोमीथेन लिया था तो नॉर्मल एल्केन का नाम आपका मीथेन था तो मीथेन ले लिया, उससे पहले हमने हेलो कौन सा लगा रखा था, हेलोजन कौन सा लगा रखा था, क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। यहाँ एग्जाम्पल मैंने ब्रोमो प्रोपेन का ले रखा है। इसके बाद फिर इनकी बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपका ग्रूव्स प्रोसेस कहलाता है। तो ग्रूव्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उनको हेलोजेनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना होता है। जब हम उनको हेलोजेनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमें एक लुईस एसिड प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे हमने एनहाइड्रस ZnCl2 ले रखा है, तो ZnCl2 जब इसके प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे तो ये आपके एल्काइल हैलाइड बना देंगे और वाटर रिलीज हो जाएगा। ये प्रोसेस जो मैंने ये एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरो कंपाउंड्स के लिए है, ब्रोमो और आयोडो के लिए नहीं है। तो ब्रोमो के लिए हम क्या ले सकते हैं, NaBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, लुईस एसिड लेना है हमें, तो हमने क्या ले लिया, NaBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इनके प्रेजेंस में जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बना देगा आपका ब्रोमो हैलाइड, ब्रोमो एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसके बाद लेकिन हमें जब आयोडो कंपाउंड्स चाहिए होंगे
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमें आयोडो कंपाउंड्स चाहिए होंगे तो हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले सकते, तब हमें लेना पड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 Ki के प्रेजेंस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो ऑक्सीडाइज कर देगा जो आपका इस यहाँ पे जो यहाँ पे HI फॉर्म होगा पहले 2 स्टेप मैकेनिज्म में, तो पहले स्टेप में HI फॉर्म होगा, वो उस HI को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारा जो हमें रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट है चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आयोडो कंपाउंड्स के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है आपका डार्जन प्रोसेस। सबसे बेस्ट प्रोसेस माना जाता है इसको। क्यों बेस्ट प्रोसेस माना जाता है अभी आगे देखते हैं, पहले समझते हैं होता क्या है। तो ये क्या है, इसमें हम एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं पायरिडिन के प्रेजेंस में। इसमें हम पायरिडिन एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जब एल्कोहल आपका थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका RCl या फिर जो RCl ले रखा है ये क्या है, आपका एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड दे देगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा। तो ये बेस्ट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ जो हमें साइड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ये दोनों गैसेस स्टेट में मिलेंगे। गैसेस स्टेट में मिलेंगे तो ये इवापोरेट हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर मिलेगा। इसीलिए इस प्रोसेस को बेस्ट प्रोसेस बताया जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से हम दो तरीके से हम क्या हेलोजन एसिड एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। पहला, अगर हम एल्कीन को हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, और दूसरा अगर हम एल्कीन को सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएं। तो जब हम हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका डाई हेलो कंपाउंड्स मिल जाएगा, और जब हम हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मोनो हेलो कंपाउंड्स मिलेंगे। तो यहाँ एक रिएक्शन दिखा रखी है मैंने। जब हमने एल्कीन का रिएक्शन कराया किसके साथ, Br2 या फिर सिर्फ हेलोजन के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पे याद रखना CCl4 या फिर कोई भी इनर्ट सॉल्यूशन हमें लेना पड़ेगा ताकि इनर्ट एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करा सकें। तो हमने जैसा कि एल्कीन के साथ क्या कराया, हेलोजन का रिएक्शन कराई, तो आपका डाईब्रोमो इथेन हमें मिल गया। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हेलोजन इन एल्कीन। इसके बाद अगर हम एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड की बात करें तो उसमें भी सेम यही होगा, लेकिन वहाँ पे मार्कोनिको, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो वहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है, लेकिन वहाँ पे मोनो हेलो कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन मैंने दिखा रखी है। ये बात हो गई एल्कीन से। अब बात करते हैं एल्केन से भी हम कर सकते हैं। तो एल्केन से हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले दो चीज़ें हमें याद रखनी है, तो हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर सनलाइट प्रोवाइड करानी पड़ती है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे हमें क्लोरीन के कंपाउंड चाहिए, तो हमने क्या करा, मीथेन के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराया, किसकी प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर या फिर सनलाइट, उसके प्रेजेंस में कराएंगे। तो क्या होगा, आपका हेलोजन एसिड रिलीज़ होगा साइड प्रोडक्ट में और आपका क्लोरो मीथेन या क्लोरो कंपाउंड मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप और फ्री रेडिकल में और आगे की रिएक्शन कराना चाहते हैं तो आप Cl2 देते रहिए और आपको रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिलता रहेगा। इसी तरह फिर CH2Cl2 मिल जाएगा, फिर CHCl3 मिल जाएगा, देन CCl4 मिल जाएगा। इसके बाद इसमें फर्दर रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि अब Cl के साथ रिप्लेस होने के लिए हाइड्रोजन एटम नहीं बचा है। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्काइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो आपके लोअर कंपाउंड्स हैं एल्काइल हैलाइड के, जैसे आपके ब्रोमोमीथेन हो गए, क्लोरोमीथेन हो गया या फिर ब्रोमो इथेन हो गए, ये सब जो हैं आपके गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम अब ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, हायर मेंबर पे जाएंगे, तो वो लिक्विड देन गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। दूसरा है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं डेंसिटी बढ़ती है, या फिर जैसे जैसे आपका साइज ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेगा तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट है आपका
कि क्लोराइड्स के जितने भी अल्काइल हैलाइड होंगे, जितने भी हाइड्रोकार्बन आपके क्लोराइड्स के होंगे, वो सब के सब कलरलेस होते हैं, अदर देन क्लोराइड्स कलर होते हैं। नेक्स्ट है इनकी सॉल्युबिलिटी बात। तो सॉल्युबिलिटी पे हमें पता है ये पोलर है, तो इनको पोलर में तो सॉल्युबल होंगे ही होंगे, बट ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या कर सकते हैं, ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, इसीलिए स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसके बाद बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि सबसे मेन टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमें सिर्फ और सिर्फ मेनली क्या देखनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा सा नेचर ऑफ CX बॉन्ड दिखा रखा है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड से हमें क्या समझना है कि कौन सा कंपाउंड कितनी जल्दी रिएक्टिव होगा। तो जैसे मैंने दिखा रखा है CF सबसे कम रिएक्टिव होगा, उसके बाद Cl, फिर CBr और देन Ci। क्यों ऐसा क्यों? जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा, हेलोजन एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड बढ़ता जाएगा, बॉन्ड बढ़ता जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी तो वो आसानी से बॉन्ड टूट सकता है। इसी कारण Ci ज़्यादा रिएक्टिव कम होगा एज़ कम्पेयर टू CF। ये हो गया आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल मीन्स प्रोटॉन लविंग स्पीसीज़, ऐसी स्पीसीज़ जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बहुत तेज भागेंगी। तो जनरली ये क्या दिखाती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती हैं। ये इनकी जनरल रिएक्शन हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपका एल्काइल हैलाइड है, जब न्यूक्लियोफिलिक एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका प्रोडक्ट रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बना देगा और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। इसके बाद आता है रिएक्शन। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने एल्काइल हैलाइड लिया, वहाँ पे एक्वस KOH ले लिया, एक्वस KOH ले लिया। बहुत ज़रूरी है एक्वस KOH, क्योंकि अगर हम एल्कोहलिक KOH लेंगे तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, तब आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, तब आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इसलिए हमें एक्वस KOH लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा और साइड में साइड प्रोडक्ट एज ए साइड प्रोडक्ट सॉल्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम एल्कोक्सी ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो भी दिख रहा है हमें कि ईथर्स मिल जाएंगे और साइड में साइड प्रोडक्ट सॉल्ट मिल जाएगा। इस सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ईथर की सिंथेसिस बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोक्सी ग्रुप। जब हम किसी भी एल्कोक्सी ग्रुप के साथ नॉर्मल एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं तो जब ईथर बनता है, वो जो सिंथेसिस होता है वो आपका कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस। इसके बाद आता है आपका साइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन। जब एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या होगा, RCN बन जाएगा, साथ में KX मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हम RX को AgCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका RNC मिल जाएगा और AgX मिलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। एक नाइट्राइल है, दूसरा आइसोनाइट्राइल है। एक ने एल्काइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट कार्बन के साथ दिखा रखी है और दूसरे वाले ने नाइट्रोजन के साथ दिखा रखी है। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, KCN जो है आपका आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो ये बहुत आराम से डिसोसिएट हो जाएगा K+ और CN- पे। अब CN में C के पास भी एबिलिटी है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेने के, और N के ऊपर भी N के पास भी एबिलिटी है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेने के लिए। तो अब ये दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं R के ऊपर, लेकिन R हमें पता है R के पास कार्बन कंपाउंड होते हैं एल्काइल ग्रुप। तो जो C है वो C के साथ जो CC बॉन्ड बनेगा आपका, यहाँ पे CC बॉन्ड बन रहा है, एक R का C और दूसरा CN का C। तो जो CC बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू NC बॉन्ड। इसी कारण जब KCN डिसोसिएट होता है तो RCN मिलता है, वहीं जब AgCN डिसोसिएट होता है तो
NC मिलता, NC के साथ मोड ऑफ अटैचमेंट NO के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। AgCN आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये टूटेगा ही नहीं, तो ये यहाँ पे मोड ऑफ अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ N साइड से ही रहेगा। इसके बाद आते हैं आगे। हाँ, ऐसे ग्रुप जो दो साइड से मोड ऑफ अटैचमेंट दिखा सकें, दो या दो से ज़्यादा साइड से मोड ऑफ अटैचमेंट दिखा सकें, उन्हें हम एम्बिडिएंट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बिडिएंट ग्रुप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एम्बिडिएंट ग्रुप। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ CN हो या फिर साइनो ग्रुप ही ले सकते हैं हम, इसके सिवा हम नाइट्रो ग्रुप भी ले सकते हैं, सल्फो ग्रुप भी ले सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट एम्बिडिएंट ग्रुप होते हैं। अब आती है मैकेनिज्म की बात। सब अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दो तरीके की होती हैं, SN1 एंड SN2। तो जो SN1 है उसका फुल फॉर्म क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, इसलिए इसको SN1 कहा गया है। सिंगल स्टेप नहीं होती है, 2 स्टेप होती है। स्टेप के लिए नहीं याद करेंगे हम, हमेशा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक से याद रखेंगे। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफिलिक एजेंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। दूसरा है, इन रिएक्शन को कराने के लिए हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ अटैच हो और आसानी से हाइड्रोजन रिलीज कर सके इन सॉल्वेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल हम NH3 ले सकते हैं, CH3COH ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। ये सब क्या है? आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो हमने बताया ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में क्या होगा? जब भी 2 स्टेप मैकेनिज्म आएगा तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ आयन, दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या आपका जो सबस्ट्रेट है उसका ऑन रिस्पेक्टिव आयन। तो सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे होगा? हमें पता है जो हैलोजन एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो वो क्या होगा? अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेंगे और निकल जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अभी कार्बोकैटायन जैसे ही फॉर्म होगा तैसे ही जो ये OH- है ये किस पे जाके अटैक करेगा? कार्बोकैटायन पे, और आपका रिस्पेक्टिव ग्रुप बना देगा। ये तो बात हो गई आपकी SN1 मैकेनिज्म में। तो जब भी एलाइलिक या बेंजाइलिक एलाइलिक या बेंजाइलिक कंपाउंड आएंगे तो वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका कार्बोकैटायन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि वो रेजोनेंस दिखा सकते हैं। अब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें इनकी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलो करती है टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मतलब टर्शियरी वाले जो होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे SN1 की तरफ। जनरली टर्शियरी ही दिखाते हैं SN1, सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम SN2 मैकेनिज्म की। तो SN2 मैकेनिज्म की फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2 रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है, मतलब रेट ऑफ कंसंट्रेशन दोनों चीज़ पे डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफिलिक एजेंट पे भी। इसके बाद सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए Br इस जगह पे है, Br यहाँ पर है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिएक्शन जब इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो Br की पोजीशन, जब Br निकलेगा तो Br सब्स्टिट्यूट हो रहा है OH के साथ, तो Br निकलेगा तो OH जस्ट अपोजिट साइड चला जाएगा। यहाँ पे Br था और OH इस जगह पे आ गया। ये होती है आपकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब बाकी हम इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है किस चीज़ के साथ? 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। तो अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं किसी भी एटम के किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उससे उनकी रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होगी। ये जो डील है, ये जितनी भी बातें हैं ये हम किस में स्टडी करते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स, इसमें हमें सिर्फ कुछ टर्म्स हैं पढ़ने, जैसे कि सबसे पहले हमें पढ़ना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जो जनरल लाइट हम सब देखते हैं इनकी वाइब्रेशंस चारों डायरेक्शन में होती है, जैसे कि ये दिखा रखे, ये पॉइंट सोर्स हो गया लाइट का, ठीक है। इनकी वाइब्रेशंस चारों साइड में है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है।
जब इसको हम निकोल प्रिज्म, स्पेशल प्रिज्म होता है ये निकोल प्रिज्म, जब हम इसको निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में हो जाएगा और इनकी अब वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे नीचे की साइड बियर हो जाएगा इस तरह से, तो इनकी डायरेक्शन, इनकी वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में होगी। तो ये अब हो गई आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके बाद आता है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ये टेंडेंसी होती है किसी भी सब्सटेंस की कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कितने एंगल से किस तरह से घुमा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी, ये जो टेंडेंसी होती है ये आपकी कहलाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस ऐसा कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो अब ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस भी दो तरीके के होते हैं आपके, डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस और लीवोरोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ मोड़ देंगे, राइट की तरफ मोड़ देंगे या क्लॉकवाइज मोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको प्लस पॉजिटिव साइन से भी डिनोट करा जाता है। इसके बाद दूसरा है आपका लीवोरोटेटरी सब्सटेंस। तो लीवोरोटेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की साइड रोटेट करा दें या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दें, तो इनको हम लीवोरोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और लीवो को स्मॉल एल से या फिर नेगेटिव साइन से। इसके बाद आता है कायरलिटी। कई लोग इसे चायरलिटी भी बोलते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो है इसकी कायरलिटी। तो कायरलिटी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी कार्बन कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड की कि मिरर के सामने नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाना। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब एग्जैक्टली वो एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो गया एग्जाम्पल। अगर हम, ये हो गई आपकी नॉर्मल लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला और ये उसी एसिड का फॉर्मूला इन द फ्रंट ऑफ मिरर। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या होगा? COOH इस साइड आएगा और OH इस साइड आ जाएगा, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। तो यही होती है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। तो जब कोई कंपाउंड मिरर के सामने नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाता है तो वो कंपाउंड आपका कायरल कंपाउंड कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कायरलिटी शो करता है। तो कायरलिटी शो करने के लिए जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके पास ऐसा कार्बन एटम हो जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। जैसे कि ये लैक्टिक एसिड का है, एक साइड इसने मिथाइल जोड़ रखा है, दूसरी साइड OH जुड़ा हुआ है, एक साइड H जुड़ा हुआ है और एक साइड COH जुड़ा हुआ है। तो चारों बॉन्ड इसके डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े हुए हैं। तो ये जो कार्बन है ये आपका कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी आपकी कायरलिटी। कायरल कार्बन को हम किससे शो कर सकते हैं? ये स्टार, कहीं पे भी अगर किसी कंपाउंड में स्टार बना हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? कायरल कार्बन एटम है। इसके बाद आते हैं आपके एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? दीज आर द आइसोमर्स। ये आइसोमर्स हैं जो क्या कर सकते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बना सकते हैं मिरर के सामने। ठीक है, जैसे मैंने लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले रखा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक रेसिमिक मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? ये ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर आपकी 50% D मिला हो और 50% L मिला हो। मतलब आपके आधे कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो और आधे कंपाउंड लीवोरोटेटरी हो। ठीक है, ताकि कुछ लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करा सकें और कुछ राइट साइड, ताकि लाइट चारों तरफ रोटेट कर सकें। ये हो गया आपका रेसिमिक मिक्सचर। अब इस रेसिमिक मिक्सचर को बनाने के लिए हमें D और L को अलग अलग लेके मिक्स करना होता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग होती है या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। इसके बाद आता है रिजोल्यूशन। तो ये जस्ट अपोजिट है रेसिमाइजेशन का। रेसिमाइजेशन में हमने 2 डिफरेंट कंपाउंड को लिया था और मिक्स कर दिया था। यहाँ पे मिक्स से हमें 2 डिफरेंट कंपाउंड बनाने हैं। मिक्सचर से हमें क्या करना है? 2 डिफरेंट कंपाउंड, मतलब रिस्पेक्टिव हम चाहे D निकाल लें चाहे L निकाल लें DL से या रेसिमिक मिक्सचर से, तो वो क्या कहलाते हैं आपके? वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन।
ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म में आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या फिर दो टर्म है रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई कार्बन कंपाउंड आपका रिएक्शन के बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन बदल देता है तो वो कार्बन कंपाउंड या वो रिएक्शन आपकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आती है। अगर नहीं बदलता है तो वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आती है। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि जो आपका SN2 मैकेनिज़्म था उसमें हमने रिएक्शन कराई थी तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी कि आपका Br जो था वो OH, जिस साइड Br था OH उस साइड नहीं जुड़ा, OH उसकी अपोजिट साइड जुड़ा। इसी तरह उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, जिस साइड आपका रिप्लेस होगा और जो न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है वो उसी साइड आके जुड़ेगा। जैसे आपका ये X को रिप्लेस करना है तो Y जब आएगा Y इसी साइड आके जुड़ेगा, दूसरी साइड नहीं जुड़ेगा, Y यहीं पे जुड़ेगा। तो ये जनरली आपका SN1 मैकेनिज्म में होता है और इन्वर्जन आपका SN2 मैकेनिज्म में होता है। तो ये हो गई आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, जब आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो चार्ज है वो क्या करता है, मूव कर जाता है। चार्ज मूव कर जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से Br निकला और कार्बोकैटायन आपका फॉर्म हो गया यहाँ पे, लेकिन OH इस जगह पे जुड़ा है। ये ऐसा क्यों हुआ, जो आपका पॉजिटिव चार्ज था, जैसे कि यहाँ पे है ये पॉजिटिव चार्ज था, वो किस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बना देगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, ये टर्शरी हो गया। तो हमें पता है टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। इस कारण जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे OH आके जुड़ेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, वरना तो यहाँ पे OH जुड़ता, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब कभी भी सेकेंडरी से प्राइमरी में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट हमेशा सेकेंडरी से टर्शरी में ही हो सकता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये कंपैरिजन दिखा रखा है मैंने, तो ये तो सब मैंने स्टेप बता दिया। आप वीडियो पॉज करें और स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं, या फिर अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लें। इसके बाद आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग में जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में बात करें तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था कि कौन सी ऑर्डर फॉलो करेगी, टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी, और ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। SN1 में क्या होता है कि जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। SN1 मैकेनिज्म का जो आपकी रिएक्टिविटी है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है, इसलिए वो टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी का ऑर्डर फॉलो करेगी। वहीं SN2 मैकेनिज्म में जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। इसके बाद हम बात करें नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, तो SN1 मैकेनिज्म पे कुछ भी असर नहीं पड़ता कि आपका कैसा भी न्यूक्लियोफिलिक एजेंट हो, ठीक है। क्यों, रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के हिसाब से SN1 मैकेनिज्म पे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का ही असर पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं SN2 के लिए। तो SN2 के लिए जितना अच्छा आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, उतनी जल्दी रिएक्शन करा देता है SN2 मैकेनिज्म में, SN1 में नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट में बात करें कि आपने एल्काइल हैलाइड जिस सॉल्वेंट में लिया है तो वो देख लेते हैं। तो सॉल्वेंट दो तरीके के हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो नॉन पोलर की तो कुछ कैटेगरी नहीं है या कुछ हिस्सेदारी ही नहीं है। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो SN1 मैकेनिज्म को आपको
प्रोमोट करते हैं, SN1 मैकेनिज्म को प्रोमोट करते हैं, ठीक है, बाय द डोनेटिंग H+ आयन। और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किस चीज़ को प्रोमोट करते हैं, SN2 मैकेनिज्म को। ये हो गए आपके फैक्टर्स। इसके बाद बात करते हैं हम कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स में सबसे पहला हमारा है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर में तो बताना नहीं है, स्ट्रक्चर की आप फ़ोटो लेते जाएं या फिर वो स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर नोट करते चले जाएं। यूजेस बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटिंग एजेंट होता है। जो गैस होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर में, उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। दूसरा है टेट्रा इथाइल लेड बनाने के लिए काम आता है। टेट्रा इथाइल लेड क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड को हम यूज़ करते हैं एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन या फिर जेट फ्यूल्स के लिए, ठीक है। तो लेकिन वो टॉक्सिक हो सकता है हमारे लिए, टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है एब्डोमेन के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यूज़ है इसका, ये टेम्प्रेरी रिलीफ दिलाता है इंजरीज़ के लिए, जैसे क्रैम्प आ जाए तो उसके पे अगर हम रब कर ले इसे तो टेम्प्रेरी रिलीफ दिला सकता है। इसके बाद है ये सेलुलोज को कन्वर्ट कर देता है इथाइल सेलुलोज के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा थिकनर है या फिर बाइंडर एजेंट है। जनरली हम यूज़ करते हैं अपने पेंट्स वगैरह में। इसके बाद आता है आपका, ये डेंटिस्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है डेड टूथ को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट कंपाउंड है आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3। जैसा कि हमें पता है, पहले हम बहुत यूज़ करते थे इसे एनेस्थीसिया के लिए। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो आप लोग। ये कंडेंस स्ट्रक्चर है और ये नॉर्मल ओपन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो यूज़ क्या है, एनेस्थेटिक यूज़ करते थे हम पहले, लेकिन अब यूज़ नहीं करते क्योंकि ये लीवर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद फ्लोर क्लीनिंग एजेंट बहुत अच्छा है, ये फ्रियोन्स बनाने में के लिए काम आता है। उसके बाद अगर हम क्लोरोफॉर्म में ड्यूट्रियम एटम हो, जैसे ये ड्यूट्रियम एटम क्या होगा, जो एक H प्रेजेंट है, ये H का आइसोटोप होना चाहिए। मतलब नॉर्मल H का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, लेकिन अगर हम इसका आइसोटोप लें और इसका एटॉमिक मास यूनिट 2 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए, ऐसा हाइड्रोजन एटम इसका 2 एटॉमिक मास यूनिट हो, तो क्या होगा इसमें, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ये। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, जो है आपका डाइक्लोरोमीथेन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, CH2Cl2। स्ट्रक्चर आप बना लेना, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इसका यूज़ का क्रोमेटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। जो मोबाइल फेज होता है, मोबाइल मतलब जो ऊपर की तरफ जाएगा, मोबाइल फेज मतलब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी में हम 2 डिफरेंट सब्सटेंस ले लेते हैं, उसके बाद हमें कंसंट्रेशन चेक करना होता है कि कितना कंसंट्रेशन है। तो जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा मूव करता है वो उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो मोबाइल फेज मतलब होगा कि ये ज़्यादा मूव करेगा तो हमें कंसंट्रेशन डिटेक्ट कराने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है यूज़ एज अ पेंट रिमूवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ आते हैं ये। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका ट्राइक्लोरोइथेलाइन। ट्राइक्लोरोइथेलाइन का स्ट्रक्चर आप बना लें। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C2HCl3, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बना लें इसका। यूजेस में देखते हैं तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत इनर्ट होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को, और इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो फिर ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व करा सकता है, ठीक है। दूसरा बहुत अच्छा एजेंट है ये वेपर डिग्रीजिंग के लिए। वेपर डिग्रीजिंग क्या होता है, जैसे आपका कोई मेटल पार्ट है तो उस मेटल पार्ट में आपकी हाथ नहीं पहुंच सकता या फिर आपका कोई इक्विपमेंट नहीं पहुंच सकता जिससे कि आप उसकी साफ़ सफाई कर सकें, तो हम इसका वेपर बनाते हैं और उस वेपर को उस जगह पर अटैक करवाते हैं। उस जगह पर अटैक कराएंगे तो अगर ग्रीस लग रहा है या जंग लग रहा है तो ये वेपर उसको ख़त्म कर देगा और आपका मेटल पार्ट साफ़ हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है जो आप फ्लूइड और पेंट्स यूज़ करते हैं अपने घर पे जनरल यूज़ में, उसको बनाने में भी इसका एक काफ़ी अच्छे कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर भी। नेक्स्ट है आपका टेट्राक्लोरोएथिलीन। टेट्राक्लोरोएथिलीन का स्ट्रक्चर क्या, फॉर्मूला क्या होगा, C2Cl4। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद यूजेस की बात करते हैं तो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। नेक्स्ट, ड्राई क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है, ठीक है, कपड़ों वपड़ों के साफ ऑफ करने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। कहीं पर आपका स्पॉट आ जाए किसी दीवार पे, किसी गेट पे, तो उसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ करा जाता है इसका। उसके बाद इसको न्यूट्रिनो डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। न्यूट्रिनो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जनरली न्यूट्रॉन को ही न्यूट्रिनो कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिस पे कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। हालांकि वो बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी यही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 फार्मूला हो गया, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, बना लें। इसके बाद यूजेस में देखते हैं तो सबसे पहला तो यूज़ हो गया, बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटिंग एजेंट है, ठीक है। दूसरा, प्रोपेलेंट की तरह यूज़ करा जाता है एरोसोल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत ज़्यादा रोल है। फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे रोल है, ये आग बुझाने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ करा जा सकता है। तो नॉर्मल जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर होते हैं, उसके अंदर CCl4 बहुत ज़्यादा रोल में पाया जाता है। लास्ट कंपाउंड जो है वो आपका आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या है, फॉर्मूला CH3। ये पॉलीहेलो कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया आइडोफॉर्म, ठीक है। इसको अगर हमारे माइनर सी स्किन पे कोई डिजीज़ हो रखी है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जा सकता है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करा जा सकता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग पे अगर आपका बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने के लिए यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो डॉग्स के कान के पाउडर होते हैं, ईयर पाउडर होते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो पाउडर बनाए जाते हैं उसका बहुत एक्टिव पार्ट आइडोफॉर्म की तरह आइडोफॉर्म को यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। आई होप गाइज तुम लोग को आया हो ये समझ में। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है।